हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैच करो अगेन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज जो है हम इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर में जो है आपको लेटर राइटिंग, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने अगर हमारे सिलेबस वाले वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप वो देखिए, जिसमें आपको पूरा सिलेबस हमने कवर करा दिया है हर एक सब्जेक्ट का। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको जो है 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जरूर जाके देखिएगा। इसमें आपको लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम इस पूरे इंग्लिश को हम कवर करेंगे। इसमें आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो है आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये क्लर्क का ऑफिशियल जो है क्वेश्चन पेपर है। और इसमें आपको जो देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंग्लिश का हमारा सिलेबस है, लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। ठीक है, यही है। अब हम जो है देखते हैं स्टेनोग्राफर का, जो है हम नोटिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइज, ये जो है स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन है और इसमें हम देखते हैं जो सिलेबस है हमारा इंग्लिश का, वो क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट का जो आ गया सिलेबस। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर जो है 25 मार्क का होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइडम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, वर्ब सफरिंग एंड सेंटेंसेस पार्ट्स। ये सब से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें स्टेनोग्राफर का, तो आपको मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले वही चीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मुश्किल से मिला है ये क्वेश्चन। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हम इसके इंग्लिश पोर्शन पे जाके दिखाते हैं आपको, जो ये डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अभी मैंने जस्ट जो दिखाया, आपको उन्हीं सब चीजों से जो है क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस करेक्शन का आपने देख लिया। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन, आइटम फ्रेज अभी आपने देखा। ठीक है, आइटम फ्रेज से आपको क्वेश्चन पूछ गए। मिसस्पेल्ड जो होता है, करेक्ट स्पेलिंग, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। साथ में आपको क्या है, द सेंटेंस गिवन बिलो द below when properly sequenced from a coherent paragraph, construct a coherent paragraph by writing the sentence given below in their most logical order। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर आपको सही करना है सेंटेंस का। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिव पैसिव वॉइस से आपको क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जैसा कि बिल्कुल आपके सिलेबस में, यानी स्टेनोग्राफर के सिलेबस में जैसा दिया हुआ है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको पूछा। ठीक है, तो गाइज यहाँ भी सेम टू सेम आपसे वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा कि आपके क्लर्क के सिलेबस में दिया हुआ है। और वो क्या है, लेटर राइटिंग है, और क्या है, ऐसे है, और क्या है, प्रिसाइज है। ठीक है ना, और क्या है, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी है। तो इस पांचों टॉपिक को आज हम जो है डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है इन्हीं 5 टॉपिक से आने वाला है इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर आप इन 5 पे अपना कमांड बना लेते हैं तो आप इंग्लिश का कंप्लीट पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है आज की वीडियो आपके लिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका है फॉर्मल लेटर्स। ओके, फॉर्मल लेटर्स में गाइस, यहाँ पे आपको जो है मैंने कुछ जो है टॉपिक दे रखे हैं लेटर्स के। ठीक है, तो जैसे कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट जज रिक्वेस्टिंग एक्स्ट्रा टाइम टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स, ये एक लेटर है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगला है राइट ए लेटर टू द पुलिस सुपरिटेंडेंट आस्किंग फॉर एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर अ कोर्ट केस, ये दूसरा टॉपिक हो गया। ठीक है, ये सब जो है फॉर्मल लेटर का है। ठीक है, लेटर के ऊपर हम एक क्लास रखेंगे, अभी मैं आपको बस टॉपिक बता रहा हूँ कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट इलीगल पार्किंग नियर द कोर्ट, ये भी एक एग्जांपल हो गया लेटर का। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं राइट ए लेटर टू द कोर्ट रजिस्ट्रार आस्किंग हाउ टू गेट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट्स। ओके, ये भी एक लेटर हो गया। अगला एग्जांपल आप देख सकते हैं राइट ए लेटर टू द चीफ जस्टिस रिक्वेस्टिंग मोर स्टाफ फॉर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये रिक्रूटमेंट का एक जो है फॉर्मल लेटर हो गया। अब सिर्फ फॉर्मल लेटर नहीं होता है, आपको इनफॉर्मल लेटर्स भी होते हैं, सेमी फॉर्मल लेटर्स भी होते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन टाइप के लेटर भी होते हैं।
इनफॉर्मल लेटर्स में क्या हो गया, जैसे कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग योर जॉब एज अ कोर्ट क्लर्क। और क्या हो सकता है, राइट ए लेटर टू योर फैमिली मेंबर्स एक्सप्लेनिंग व्हाई अटेंडिंग कोर्ट हियरिंग्स ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट। ये सब आप इनफॉर्मल लेटर्स में हो गया ये सब चीज, ठीक है। सेमी फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, जैसे कि राइट ए लेटर टू योर कॉलेज प्रिंसिपल आस्किंग फॉर अ डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट फॉर करंट जॉब पर्पस। ये सेमी फॉर्मल में आ गया। सेमी फॉर्मल मतलब जो बहुत ज्यादा फॉर्मल भी नहीं है, बहुत ज्यादा जो है कैजुअल भी नहीं है, वो नॉर्मल है। राइट ए लेटर टू सीनियर क्लर्क आस्किंग फॉर एडवाइस ऑन मैनेजिंग वर्क एंड स्टडीज। ये सब जो है सेमी फॉर्मल लेटर हो गया। यहाँ पे सेमी फॉर्मल इसलिए हो गया कि यहाँ पे सीनियर को बोल रहे हैं हम। अगला है एप्लीकेशन टाइप का जो लेटर होता है, जैसे कि राइट एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार रिक्वेस्टिंग लीव फॉर अ फैमिली फंक्शन, जैसे कि आपको फैमिली फंक्शन के लिए छुट्टी चाहिए, ठीक है। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड क्लर्क रिक्वेस्टिंग फॉर अ ट्रांसफर टू अ कोर्ट नियर योर होम टाउन, या फिर ट्रांसफर के लिए आपको जो है रिक्वेस्ट डालना है, ठीक है। ओके, तो ये सब जो है एप्लीकेशंस हो गया। तो इस तरीके से जो है आपके लेटर्स होते हैं। लेटर्स के ऊपर हम एक अलग से क्लास रखेंगे, ठीक है। वहाँ पे आप इनमें से मुझे कोई एक टॉपिक बताइएगा जिसपे मैं आपको लेटर बताऊंगा किस तरीके से लेटर लिखना होता है, लेटर का बॉडी कैसे होता है, ठीक है। उसके उसको यानी उसका जो है अलाइनमेंट कैसे रखते हैं हम, कहाँ क्या लिखना होता है, हर एक चीज़ हम बारीकी से जानेंगे उस वीडियो में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स दे दिया है यहाँ पे, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेशन, हर टाइप के जो है आपको मैंने ऑप्शंस दिए हैं, है ना। तो आप इनमें से कमेंट में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है मैं पूरा लेटर लिख के दिखाऊं और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उस पे मैं पूरा वीडियो लेके लेके आऊंगा कि किस तरीके से लेटर लिखते हैं, ठीक है। बाकी आप जो है इन लेटर्स को हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाले हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप इन सारे लेटर्स को लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, वहां मैं आप सबका आंसर जो है चेक करूंगा, ठीक है, और आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक आता है ऐसे का। ओके, तो ऐसे में यहाँ पे मैंने ढेर सारे आपको टॉपिक दे रखे हैं, जैसे द रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीडी जस्टिस इन इंडिया। और क्या है, द रोल ऑफ ए क्लर्क इन द फंक्शनिंग ऑफ सिविल कोर्ट्स। ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेसी। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमारे कंट्री को लेके भी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि जस्टिस को लेके इंडिया में क्या है कि हमारे देश में जस्टिस जो है यानी न्याय जल्दी नहीं मिलता है, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है कि हमें न्याय जल्दी मिले, इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्लर्क का जो रोल है सिविल कोर्ट में वो कैसा है, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस्ड बाय द जुडिशरी इन इंडिया, यानी इंडियन जुडिशरी को क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। और भी अलग अलग टाइप के, सिर्फ आप जुडिशरी से ही नहीं, आपको बहुत सारे अलग टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन यानी ऐसे मिल सकता है, जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके ऊपर तो आप अच्छे से लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मैं ग्रुप में आप जो है फोटो क्लिक करके जो भी आप लिखेंगे आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगला क्या है, एजुकेशन एंड इट्स रोल इन सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म के लिए एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ जो है ऐसे का बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें मैंने ढेर सारे आपको टॉपिक दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब। रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन गुड गवर्नेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया, डिजिटल इंडिया के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडिया, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान के सक्सेस और चैलेंजेस के बारे में बताना है आपको। इम्पैक्ट ऑफ कोविड 19 इन इंडियन लीगल सिस्टम पे क्या असर पड़ा कोविड 19 का, ठीक है। तो बहुत सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं आपको ऐसे कि आप देखिएगा, ठीक है। और आप बताइएगा कि मैं आपको किस टॉपिक पे एक अच्छा सा ऐसे लिख के उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स में से आप चूज कीजिएगा, जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, ठीक है, उस टॉपिक को लेके मैं अगला क्लास लूंगा। अगला हमारा प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या होता है, किसी भी लंबे टॉपिक को छोटे में कन्वर्ट करना। तो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट अ प्रिसाइज इन अबाउट वन थर्ड ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। मतलब ये ओरिजिनल लेंथ का जो पैसेज है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसका वन थर्ड मतलब एक तिहाई भाग में जो है आप इसे छोटा करके लिखे। प्रिसाइज का मतलब ही होता है जो है बड़े सेंटेंसेस यानी बड़े पैसेज को जो है उन्हें आप संक्षिप्त में लिखे, ठीक है। तो मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक का ये पैसेज है, तो आप इसका एक तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। इतने छोटे में आपको इसे लिखना होगा। लेकिन आपको लिखते समय ये चीज का ध्यान रखना होगा, जो पैसेज जिस टॉपिक के बारे में है
वो टॉपिक आपका सेम टू सेम ही रहना चाहिए। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पैसेज में, जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके प्रिसाइज़ में भी होना चाहिए। ठीक है? तभी जाके वो एक बेहतरीन प्रिसाइज़ कहलाएगा। ठीक है? तो इसके लिए हमें एक सूटेबल टाइटल भी जो है डालना है इस प्रिसाइज़ का। ठीक है? एक टाइटल भी हमें लिखना है। तो हो सकता है आपसे बस टाइटल पूछ लिया जाए या प्रिसाइज़ भी पूरा पूछा जाए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा जो पैसेज है, क्या हमारा पैसेज क्या कह रहा है? द जुडिशरी इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है? तो जुडिशरी जो है हमारा डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर है। ठीक है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है। जुडिशरी क्या होता है? हमारी न्यायपालिका जो है, उसे हम जुडिशरी बोलते हैं। तो ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योरिंग जस्टिस। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी न्यायपालिका? तो हमारी न्यायपालिका जो है हमारे न्याय के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? हम जो भी न्याय होता है कोर्ट में जाके जो भी केस होते हैं उन पे न्याय दिया जाता है, तो वो किनके द्वारा दिया जाता है? हमारी जुडिशरी के द्वारा दिया जाता है ना? तो इन जुडिशरी क्या है? हमारे डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण पिलर है, ठीक है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? हाउएवर द इंडियन जुडिशरी इज़ ऑफ्टन क्रिटिसाइज्ड फॉर डिलेज इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। लेकिन फिर भी जो है इंडियन जुडिशरी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो है जस्टिस की डिलीवरी में जो है हमारी जुडिशरी काफ़ी देरी करती है, ठीक है? तो इस कारण से इसकी जो है आलोचना होती रहती है। आगे है मिलियंस ऑफ केसेस रिमेन पेंडिंग इन कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग लिटिगेंट्स। ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि जो देश में जो है लाखों केसेस पेंडिंग हैं और इस कारण से जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि लिटिगेंट्स जो हैं, वो लोग क्या है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इन सब चीज़ों से। क्योंकि जो है न्याय होने में बहुत देरी हो जाती है, ठीक है? और इस कारण से वो लोग जो है निराश हो चुके हैं। ठीक है? तो इस कारण से जो है कोर्ट को जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आगे है वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न फॉर these delays is the shortage of judges which result in a heavy workload on the existing judicial staff। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी रीज़न क्या है, इस कारण ये देरी का रीज़न क्या है? पहला रीज़न है शॉर्टेज ऑफ जजेस, ठीक है? क्योंकि जजों की कमी है और दूसरा रीज़न क्या है? हैवी वर्कलोड। किस पे? एक्जिस्टिंग जुडिशियल स्टाफ पे। जो पहले से जो काम कर रहे हैं जुडिशियल स्टाफ जो है, ठीक है? जो कर्मचारी है जुडिशियल जुडिशियल कर्मचारी यानी न्यायिक कर्मचारी जो हैं, उन लोगों के ऊपर जो है काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि केसेस बहुत सारे होते हैं और काम करने वाले लोग जो हैं, वो बहुत कम हैं। तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है? शॉर्टेज ऑफ जज। जजों की कमी यानी न्यायाधीशों की कमी के कारण जो है, ये सब काम देरी से हो रही है, ठीक है? एक रीज़न ये बता रहे हैं। आगे है मोर ओवर द लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कमी बता रहे हैं सच एज़ मॉडर्न कोर्ट रूम एंड टेक्नोलॉजी फर्दर एक्सैजरबेट द प्रॉब्लम। To address these issues, the government must focus on increasing the number of judges, improving court infrastructure, and promoting alternative dispute resolution mechanisms like mediation and arbitration. By taking these steps, the judiciary can become more efficient and ensure timely justice for all. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं क्या? उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें भी कमी है, ठीक है? और जो टेक्नोलॉजी है, वो भी उसमें भी कमी बता रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमें और ये फिर बोल रहे हैं कि अगर हमें इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है, तो हमें क्या करना होगा? जजेस के नंबर को जो है बढ़ाना होगा, ठीक है? जजेस के नंबर को बढ़ाने से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जज मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा केस जल्दी-जल्दी सॉल्व हो सकेगा, ठीक है? तो ये कहना ये चाह रहे हैं, ओके? और क्या कह रहे हैं? और ये कह रहे हैं और कह रहे हैं जो अदालत यानी जुडिशरी का जो ढाँचा है, ठीक है? उसमें सुधार करनी चाहिए। और क्या कह रहे हैं? और कह रहे हैं हमें जो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन जो है, जैसे कि मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन, इन पे जो है हमें इन इन चीज़ों को हमें मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन को जो हमें प्रमोट करना चाहिए। इन्हें हमें बढ़ावा देना चाहिए। फिर कह रहे हैं बाय टेकिंग दीज़ स्टेप इन सब स्टेप को अगर हम लेते हैं, बाय टेकिंग दीज़ स्टेप द जुडिशरी कैन बिकम मोर एफिशिएंट एंड इंश्योर टाइमली जस्टिस फॉर ऑल। तो इस सब स्टेप्स के कारण जो है जुडिशरी जो है और एफिशिएंट बनेगी और टाइम से जो है जस्टिस दे पाएगी सभी को। ठीक है? तो ये कहना चाह रहे हैं। अब इसको हम जो है प्रिसाइज़ करके कैसे लिखेंगे? सबसे पहले उसका एक टाइटल लिखेंगे अच्छा-सा, तो यहाँ पे मैंने एक टाइटल लिख दिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन फॉर इंडियन जुडिशरी। ठीक है?
इंडियन जुडिशरी के जो चैलेंजेस है और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये एक टाइटल, बढ़िया टाइटल हो गया है ना। तो प्रिसाइज में हमें जो है इस पैराग्राफ पैसेज को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसका जो कहने का अर्थ है उसे हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अर्थ हमें सेम रखना है, बस इसका जो लेंथ है वो हमें छोटा करना है, ठीक है। तो प्रिसाइज में हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप, द जुडिशरी इज अ क्रूशियल फॉर अपहोल्डिंग जस्टिस बट फेसेस क्रिटिसिज्म ड्यू टू डिले इन केस रेजोल्यूशन। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जुडिशरी है ये जो है डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट पिलर भी है, ये भी हमने बता दिया, ठीक है। एक क्रूशियल अपहोल्डिंग जस्टिस है सब चीज के लिए, लेकिन इसे जो है क्रिटिसिज्म किया जाता है, यहाँ जो आपने आगे पढ़ा था, मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्रिटिसाइज किया जाता है ना। तो ये हमने इतना लंबा चीज यहाँ पे हमने बस एक लाइन में लिख दिया, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लंबा सा लाइन एक ही लाइन में लिख दिया कि जुडिशरी जो है बहुत ही क्रूशियल चीज है जस्टिस के लिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, लेकिन डिले होने के कारण इसे क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो इस तरीके से हमने एक लंबा सा लाइन एक छोटे से लाइन में लिख दिया, ठीक है। आगे है, दिस इशू arises from a shortage of judges, excessive workload and inadequate infrastructure। अब यहाँ पे जो बहुत सारे प्रॉब्लम हमने बताए थे एक एक करके, वहां पे हमने यहाँ पे जो हमने क्या किया, एक ही लाइन में उन सारे प्रॉब्लम को एक ही सेंटेंस में कैप्चर कर लिया। ये जो इशू है, जो क्रिटिसिज्म का इशू है, वो किन किन चीजों से है, तो जजों की कमी है, शॉर्टेज ऑफ जज है, एक्सेसिव वर्कलोड है, जो भी कर्मचारी है कोर्ट के, उन पे बहुत ज्यादा वर्कलोड है, उन पे बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, ठीक है। तो हमने एक ही लाइन में इन सब चीजों को कवर कर दिया। फिर क्या हमने लिखा है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी द गवर्नमेंट मस्ट अपॉइंट मोर जजेस, upgrade core facilities and encourage alternative dispute resolution method like mediation, और क्या था, मेडिएशन और आर्बिट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे आप वो भी मेडिएशन या आर्बिट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे छूट दिया गलती से, कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम डायरेक्ट इस पे रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम जो है एफिशिएंसी बढ़ा के, जैसे कि जजों की कमी जो है, हम ज़्यादा से ज़्यादा जज अपॉइंट करेंगे, ठीक है, कोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है उसे हम अपग्रेड करेंगे, ठीक है, और जो अल्टरनेट है उस उन सब चीज़ों को हम प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, इन सब चीज़ों को प्रमोट करके हम जो है इन सब चीज़ों का रेजोल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो दीज मेजर्स विल इंश्योर टाइमली जस्टिस फॉर, तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीजों से क्या होगा, सभी को जो है टाइम पे न्याय मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्रिसाइज, ओके गाइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक हमारा, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगला आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, कोई पैसेज दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पैसेज दिया हुआ है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, है ना। इट इज नॉट ओनली इम्पार्ट्स नॉलेज बट ऑल्सो फॉस्टर्स critical thinking and decision making skills, ठीक है। in a country like India where social and economic inequalities are widespread, education plays a vital role in empowering individuals and promoting inclusiveness, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पैसेज है, उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमने क्या लिखा है, एजुकेशन ट्रांसफॉर्म सोसाइटी बाय इम्पार्टिंग नॉलेज एंड fostering critical thinking and decision making, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो इसका आंसर हमारे पास है, एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल एंड प्रोमोट्स इंक्लूसिवनेस, रिड्यूसिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पैसे से रिलेटेड, और आपको आंसर देना होता है, ठीक है। अब हमारा आता है वोकेबलरी के क्वेश्चन। तो वोकेबलरी में आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सिनोनिम से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, वर्ड आपको दे दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का इन चारों में से सिनोनिम क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। अगला वर्ड हमारे पास इम्पावर, इम्पावर का आपके पास सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम मतलब एक जैसे वर्ड, ठीक है, तो इम्पावर मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करना, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथन। अगला आपसे एंटोनिम, एंटोनिम क्या हो जाता है, विलोम शब्द, उल्टे शब्द, ओके। तो एंटोनिम में जैसे कि आपके पास वर्ड है इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब क्या होता है, कम, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, सफिशियंट मतलब काफी, ओके। अगला वर्ड है हमारा इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस का क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिवनेस, ओके।
तो इस तरीके से उल्टे शब्द हो जाएंगे, यानी अपोजिट वर्ड्स। और क्या पूछे जाते हैं हमसे, समानार्थी शब्द पूछे गए, विलोम शब्द पूछे गए। अब क्या हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, मतलब खाली स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, एजुकेशन इज अ, यहाँ पे खाली स्थान है, टूल टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी। इनमें से क्या होना चाहिए, तो पावरफुल टूल है एजुकेशन, क्या पावरफुल टूल है। अगला हमारे पास, गवर्नमेंट एंड एनजीओ मस्ट फिल इन द ब्लैंक्स एफर्ट टू इम्प्रूव एजुकेशन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एंड एनजीओ मस्ट कंबाइन होना चाहिए, दोनों को मिलके एफर्ट्स करना चाहिए ताकि एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके, है ना। तो यहाँ पे हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो ये था इंग्लिश के ऊपर आज का वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो आपको मैंने होमवर्क दे रखा है लेटर राइटिंग का और ऐसे राइटिंग का, वो आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, ठीक है। तो आप उससे उस पर अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको लेटर कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप कोई एक टॉपिक चूज कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस टॉपिक पे आप लेटर लिख के दिखाइए, ठीक है। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक पे लाइक होंगे तो मैं उस पर आपको लेटर लिख के दिखा दूंगा, और उस लेटर को पूरी अच्छे से उसके हर एक बॉडी पार्ट्स को मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलिए, इससे आप समझ जाएंगे कि आपको लेटर कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखना है, सब कुछ का वीडियो आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।